बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे चैप्टर 2 के। तो शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी हमने पॉसिबल रेंज बतानी है। एग्जांपल पहले हम लेते हैं कि सपोज करें कि दो फोर्सेस हैं 60 न्यूटन और 35 न्यूटन। तो हमने बताना है कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है, यानी पॉसिबल रेंज बतानी है। पॉसिबल रेंज से मुराद ये है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आप जानते हैं अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हों, जैसे अगर आप सपोज F1 है और F2 है, ये अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हों, ये 60 न्यूटन ये 35 न्यूटन, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो इन दोनों का सम आ जाएगा 95 न्यूटन। इसी तरह अगर एक फोर्स है इस डायरेक्शन में है F1 और दूसरी फोर्स जो है F2 वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो इनका डिफरेंस आएगा। तो वो आएगा 60 माइनस 35 मीन्स 25 न्यूटन। तो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी वो 25 न्यूटन आएगी और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी वो 95 न्यूटन आएगी। इसी को रेंज कहते हैं। यानी बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 25 और 95 के दरमियान होंगी। 25 से कम वैल्यू नहीं आ सकती इन दोनों फोर्सेस की और 95 से ज़्यादा नहीं आ सकती। इनके दरमियान में वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आ सकती है। इसी को हम रेंज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, और अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर मिनिमम वैल्यू आएगी रिजल्टेंट की। एग्जांपल आपको मैंने दे दी है। अब इससे रिलेटेड एक MCQ भी आ सकता है कि सपोज आपको यही दो फोर्सेस दी हुई हैं और आपसे कहा गया है कि जी जो ऑप्शंस दी जाएंगी, चार ऑप्शंस होंगी कि 20 न्यूटन है, दूसरी ऑप्शन है 70 न्यूटन, तीसरी ऑप्शन है 100 न्यूटन और चौथी ऑप्शन है 110 न्यूटन। ये दो फोर्सेस हैं, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये दो फोर्सेस हैं तो जो रिजल्टेंट की पॉसिबल वैल्यू है वो 70 न्यूटन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जो रेंज है वो 25 और 95 के दरमियान है। तो जो 20 है ये 25 से कम है, 100 और 110 95 से ज़्यादा है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी बी ऑप्शन 70 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स टू रिजल्ट इनटू अ नल वेक्टर, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम। यानी हमने बताना है कि हमारे पास अगर तीन अनइक्वल वेक्टर मिनिमम अनइक्वल वेक्टर्स बताने हैं जिनका रिजल्ट जो है वो नल वेक्टर आए। अगर यहाँ पे ये कंडीशन ना होती अनइक्वल की, सिर्फ यही पूछा जाता है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स टू रिजल्ट टू अ नल वेक्टर, फिर तो आंसर बहुत आसान था कि 2 वेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। यानी दो वेक्टर्स अगर इक्वल और अपोजिट हों तो इनका रिजल्ट जो है वो 0 वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स जो हैं ये अनइक्वल हैं, तो फिर इसका जो आंसर बनेगा वो 3 वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर टू रिजल्ट इनटू अ नल वेक्टर मस्ट बी 3। इसको एक्सप्लेन इस डायग्राम से किया गया है। जैसे ये 3 वेक्टर्स हैं A, B एंड C। हमने इनको हेड टू टेल रूल से ऐड किया है। एक का हेड, दूसरे की टेल, दूसरे का हेड, तीसरे की टेल, और जो रिजल्ट आता है वो फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज़ नो वेक्टर बिटवीन द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। तो इस केस में जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 आएगा। यानी जो रिज़ल्ट है वो 0 कब आएगा? अगर 3 वेक्टर्स जो हैं वो क्लोज ट्राइंगल बनाएं। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं इस केस के लिए वो 3 हैं। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर नल वेक्टर आएगा। द थर्ड क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, वन इज डबल इन मैग्नीट्यूड देन द अदर।
is perpendicular to the smaller force, what is the angle between the two forces? यानी क्वेश्चन पहले समझें। क्वेश्चन ये है कि दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है, अगर एक की मैग्नीट्यूड f है तो दूसरे की 2f है, यानी दूसरी जो फोर्स है वो पहली फोर्स है मैग्नीट्यूड में डबल है। इसलिए अगर हमने F1 को F लिया है तो F2 2F के बराबर हो जाएगा, यानी जो सेकंड फोर्स है वो डबल है फर्स्ट से। और दूसरा उसने ये बताया है कि जो रिजल्टेंट है वो जो स्मॉलर फोर्स है, यानी यहाँ पे स्मॉलर F1 है, उसके परपेंडिकुलर है। दो बातें उसने बताई हैं कि जो सेकंड फोर्स है वो फर्स्ट फोर्स से डबल है, और जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। हमने बताना है इन दो वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने दो फोर्सेस ली हैं F1 F2, रिजल्टेंट R। ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम cos फाई लें तो cos फाई बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस F1 के बराबर है और हाइपोटेन्यूज F2 के बराबर है। F1 की वैल्यू F, F2 की वैल्यू 2F हमने पुट की है, तो F से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी cos इनवर्स 1/2 जो कि 60 डिग्री होती है। लेकिन ये जो एंगल है ये इन दो वेक्टर्स के दरमियान नहीं है। वेक्टर्स के दरमियान याद रखें, जब भी आपने एंगल लेना है उनकी टेल्स को मिलाना है। यानी अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ये अगर एंगल आप 60 बना रहे हैं तो सॉरी, ये अगर ऐसे अगर 60 का एंगल बना रहे हैं तो हमने इनकी टेल्स को मिलाना है। ये वाला एंगल हमें चाहिए। यानी यहाँ पे अगर मैं F1 को दोबारा ड्रा करूँ तो ये F1 को मैंने दोबारा ड्रा किया है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों की टेल्स मिल रही हैं, तो ये एंगल होगा इन दोनों के दरमियान। ये एंगल हमने मालूम करना है। तो अगर ये एंगल हमें मालूम हो तो ये हम इजीली मालूम कर सकते हैं। कैसे? कि ये टोटल 180 है, इसमें से अगर हम 5 माइनस कर दें, यानी 60 डिग्री माइनस कर दें, तो हमारे पास 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। यानी ये एंगल जो है ये 60 है, 180 में से 60 माइनस करें तो हमारे पास दो फोर्सेस के दरमियान एंगल आ जाएगा विच इज़ 120 डिग्री। तो आंसर आएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ क्रेन्स आर एबल टू लिफ्ट हैवी लोड विदाउट टोपलिंग। तो हमने बताना है कि क्रेन जो है वो हैवी लोड कैसे लिफ्ट करती है विदाउट टोपलिंग। तो इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि जो हम बॉडी बनाते हैं क्रेन की, स्पेशली जो उसका बेस है वो बहुत हैवी बनाते हैं एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ये इसलिए होता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। दिस एक्सेसिव वेट एंड क्लोजनेस टू द ग्राउंड मेक्स अ क्रेन मोर स्टेबल। आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ग्राउंड के करीब होता है उतना वो बॉडी स्टेबल होता है। दूसरा ये है कि जो द आर्म विच लिफ्ट द लोड इज मेड लॉन्गर, वो आर्म जो लोड को लिफ्ट करती है उसको हम लॉन्गर बनाते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि हमें पता है जो टॉर्क है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म ज़्यादा होने से लेस फोर्स रिक्वायर्ड होगी, यानी लेस फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी क्रेन को उस लोड को लिफ्ट करने के लिए। तो दीज टू फैक्टर्स हेल्प्स द क्रेन टू लिफ्ट हैवी वेट विदाउट टोपलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। डज दिस फोर्स एक्सर्ट टॉर्क ऑन द सैटेलाइट? The answer is no. Gravitational force does not exert torque on the satellite because its line of action passes through the axis of rotation. Moment arm is 0 and hence torque is 0. ये आप देख रहे हैं कि ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, जो फोर्स है that passes through the center of the satellite in the center of the earth. तो यहाँ पे जो मोमेंट आर्म है ये 0 है और टॉर्क भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाई डू बसेस एंड हैवी ट्रक्स हैव लार्ज स्टीयरिंग व्हील्स। आपने देखा होगा कि जो बसेस या ट्रक्स हैं उनके जो स्टीयरिंग व्हील्स हैं उसका साइज़ यानी उनका डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्स। तो इसकी क्या रीज़न है कि जो बसेस और ट्रक्स हैं इनका जो स्टीयरिंग व्हील है वो हम
बड़ा बनाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील दिखाया हुआ है जिसका डायमीटर है d, और दो फोर्सेस जो अब हम टर्न करते हैं तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं कपल। तो दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, F, दोनों की मैग्नीट्यूड F है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये जो कपल का टार्क होता है वो आपको पता है, कपल का टार्क हम कैसे मालूम करते हैं, उन दोनों में से कोई एक फोर्स ले लेते हैं और उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टार्क बराबर होगा एफ डी के, मैग्नीट्यूड ऑफ द एनी फोर्स, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ द डायमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उतना टॉर्क भी ज़्यादा होगा। इसलिए बसेस और ट्रक्स का डायमीटर ज़्यादा बनाया जाता है ताकि ड्राइवर को जो है वो आसानी हो उसको टर्न करने में, क्योंकि जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उतना टार्क ज़्यादा होगा। देयरफॉर बसेस एंड ट्रक्स हैव लार्ज स्टीयरिंग व्हील्स, सो इट माइट बी ईजी फॉर द ड्राइवर्स टू अप्लाई लेस फोर्स टू प्रोड्यूस मोर टॉर्क इन स्टीयरिंग व्हील्स। अगर वो भी हम छोटा बना देंगे तो फिर ड्राइवर्स को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर डायमीटर कम होगा तो फोर्स को ज़्यादा करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, डायमीटर ज़्यादा कर दिया तो ड्राइवर को कम फोर्स लगानी पड़ेगी। इसलिए हम जो बसेस और ट्रक्स हैं उनका जो स्टीयरिंग व्हील है वो उसका डायमीटर ज़्यादा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्टेड on by forces 4 Newton, 5 Newton and 6 Newton in equilibrium. If 6 Newton force is removed, what is the resultant force on the object? Suppose ये कोई point object है O, इस पे 3 forces apply हो रही हैं, 4 Newton, 5 Newton, 6 Newton, और ये object equilibrium में है। हमने ये बताना है कि अगर इस 6 Newton force को remove कर दिया जाए तो फिर resultant force जो है वो कितनी होगी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये होगा कि रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इन दोनों फोर्सेस को अगर हम सम लें, यानी ये 5 न्यूटन 5 ये जो फोर्स है इसकी, इन दोनों को ऐड करें 4 न्यूटन और 5 न्यूटन को, तो ये मैंने क्या किया, इसकी टेल इसके हेड से मिलाई, यानी जो 5 न्यूटन फोर्स है इसकी टेल 4 न्यूटन जो फोर्स है इसकी हेड से मिलाया, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो आएगी ये इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये, और बॉडी इक्विलिब्रियम में ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है। अगर ये 6 न्यूटन है तो इसको भी 6 न्यूटन होना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगी। तो इन दोनों का सम 6 न्यूटन ही आना चाहिए इस डायरेक्शन में, तब रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगी, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब अगर आप देखें, अगर हम इस 6 न्यूटन फोर्स को रिमूव करते हैं तो जो नेट फोर्स आएगी वो आएगी 6 न्यूटन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका हमने आंसर यही लिखा है कि 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन फोर्सेस टुगेदर आर बैलेंस्ड बाय 6 न्यूटन फोर्स। ये दो फोर्सेस, इस दोनों का जो सम है 6 न्यूटन, इससे बैलेंस हो रहे हैं। इफ 6 न्यूटन फोर्स इज रिमूव्ड वी गेट अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल 6 न्यूटन फोर्स। अगर इसको रिमूव करते हैं तो इस पे जो नेट फोर्स आएगी वो अपवर्ड आएगी 6 न्यूटन।